नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जहाँ इस समय महाराष्ट्र की राजनीति काफी उथल-पुथल चल रही है, खासकर अजीत पवार को लेके। अजीत पवार का सस्पेंस अभी भी कायम है और लगातार कायम है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्या करने वाले हैं? क्या भाजपा के साथ आने वाले हैं या राष्ट्रवादी पार्टी को लेके आएँगे या अलग गुट बना के आएँगे? और ऐसी भी चर्चा है कि उनके साथ में 40 विधायकों का सही किया हुआ एक पत्र भी है। इसमें ये गेम के पीछे क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि राजनीति के अंदर क्या इस समय चल रही है महाराष्ट्र। सर, जी, राजनीति के अंदर की बातें बताने के लिए आप काफ़ी लोगों के सामने बहुत फेमस हैं और आज उसको सर आज ज़रूरत है आपको अजीत पवार के बारे में बताने की, अजीत बिल्कुल, दादा के बिल्कुल, बारे में। बताऊँगा सर। जी, और सर, जो सब बता रहे हैं, जी। वो बताने में मज़ा नहीं नहीं, है। नहीं, उसके वो तो सब पीछे बता ही कोई रहे हैं। राज यस, होते हैं, वो राज बताने में मज़ा आता है। तभी तो लोग देखते हैं और हमारा चैनल। हाँ, और वो राज मिलने के लिए अपने सोर्सेस होने चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। जो दूसरों से थोड़ा अलग अपने से बातचीत कर सकते हैं। सर, पहला सोर्स मैं रिवील करते हुए आपको बता दूँ, जी, वो मेरा खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है, संजय राउत। जी। सर, उसने मुझे जो बातें बताई, जो टीवी पे अभी तक नहीं आई उस है। तरह से नहीं आई है, वो पहले मैं बताता हूँ और उसकी परमिशन ली हुई है मैंने कि मैं तुम्हारे नाम से ये बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसका कहना है कि मैं ऑन ऑफ द रिकॉर्ड का बहुत घोटाला कर देता हूँ और उसको भी कभी कभी मुसीबत में डालता हूँ। तो सर, पहली बात जो संजय राउत ने मुझे कही, जी। दोस्तों आपके लिए भी संजय राउत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल गेम है। वो और जो है राष्ट्रवादी और वाठा के बीच की कड़ी भी। कड़ी भी है। तो सर, पहली बात ये है कि अजीत दादा पाटिल अजीत दादा पवार। पवार सॉरी अजीत दादा पवार, संजय राउत, उद्धव जी और आदित्य, ये चार लोग जी, स्पेशल फ्लाइट से, चार्टर फ्लाइट से नागपुर साथ में गए। जी। और संजय ने कहा कि हमने जाने को करीबन 2 घंटे लगते हैं। बोले इतने हमने धमाल गप्पा की हुँ। अजीत दादा के साथ, सब विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा हुई। और उसमें ये भी सब्जेक्ट था कि भाई आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी में जाने वाले, ये है वो है। तो सब बातें खुल गई और बोले आगे भी दिन भर हम अ, साथ में ही थे, ऐसा समझो। तो उसने मुझे पहली चीज बताई कि बोला अजीत दादा के बात करने के बाद मैं तुमको एक बताता हूँ, क्योंकि आज बताया उसने। वो जी, बोला वो जो 40 लोगों के सिग्नेचर वाला लेटर है, जी। ऐसी बात है। वो बोला बिल्कुल झूठ है, तुम बता दो तुम्हारे वीडियो में और वही सिद्ध होगा कि ऐसा कोई लेटर अजीत दादा ने लिखा भी नहीं है, किसी ने सिग्नेचर भी नहीं किया है। सर, अभी दिखा रहे हैं ना कि 40 लोगों के जी, जी। सिग्नेचर हुए ये वगैरह। सर, वो ये झूठ है। सिग्नेचर वाला खेल सर 2019 में भी हुआ था। हाँ, मगर अभी इस समय ऐसा कोई लेटर अजीत दादा ने दिया नहीं है और उसके बारे में अजीत दादा ने खुद संजय और उद्धव जी को बताया है। दूसरी बात उसने जो बताई वो ऐसी थी कि सी वेणुगोपाल आए थे। उसके जी, बाद उसकी मेरी डिटेल में बातचीत नहीं हुई थी। तो सी वेणुगोपाल ने उद्धव जी को बताया कि राष्ट्रवादी के बारे में जो चर्चा हो रही है, वो उन्होंने उद्धव जी को पूछा कि आपको कहाँ तक सही लगती है। हुँ। तो उद्धव जी ने बोला कि पवार साहब का मुझे भरोसा है कि वो छोड़ेंगे नहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस, मगर मैं अजीत दादा का भरोसा नहीं दे सकता, वो कुछ भी कर सकते ये हैं। कौन कहा? ऐसा कहा उद्धव ने। किसको कहा? सी वेणुगोपाल को। सर, करीबन 10 मिनट उनकी हुँ। चर्चा अजीत दादा के बारे में हुई। तो वो बोले किस तरह से वो बगावत करेंगे अजीत दादा, ऐसा आपका लगता है? और भाजपा में जाएंगे कि क्या करेंगे? और दूसरी बात, उसका परिणाम महाआघाड़ी पर कैसे होगा? जी, बिल्कुल। ये बातों का बिल्कुल चर्चा परिणाम किया। होगा महाआघाड़ी पे। तो उद्धव जी ने बोला कि अगर वो 40 आमदार लेके जाते हैं, वहां 23 था उस समय का आंकड़ा, 23 लेके जाते हैं और बाद में भी वो हुँ। इकट्ठा करेंगे, 36 के आगे जाएंगे, जी, जी। तो बोले महाआघाड़ी को बड़ा धक्का होगा। फिर महाआघाड़ी का अस्तित्व सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना यहीं या तक उबाठा, सीमित हो, उबाठा। उबाठा यहीं तक सीमित रहेगा। वो उन्होंने बोला कि अजीत दादा एक ताकत है। तो वो बात मतलब देखना पड़ेगा अभी वो क्या किस तरह से करते हैं। उस समय वो अजीत दादा के साथ नागपुर नहीं गए। जी।
नहीं, नागपुर जाके आए थे, तो उधर अजीत दादा ने उनको बोला था कि नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मगर बाहर से उनको थोड़ा सा झलक लग अंदर रही से क्या थी। चल रहा है वो हाँ, बताएंगे झलक लग नहीं रही थी। तीसरी बात, सी वेणुगोपाल जी ने उनको बताया कि राहुल जी आपके यहाँ आने वाले हैं जी। और आने को तैयार भी है, मगर कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनका कहना ये है कि ये एक प्रादेशिक पार्टी है आपकी, शिवसेना उबाठा उबाठा। उबाठा, तो वो वहां से उठ के आपके पास आए, वो मतलब राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का नेता आपके पास है, इसका गलत मैसेज लोगों में जा सकता है। तो उन्होंने आपको मैसेज ये दिया है, ये मैं कोट कर रहा हूँ, कि आप पहले दिल्ली आ जाइए और राहुल जी को मिलिए, ओ, और बाद में 1-2 महीने के बाद वो यहाँ मिलने आएंगे आपको मातोश्री पे। मतलब आपका भी समाधान हो जाएगा कि भाई आपके मातोश्री पे आ गए, और उनका भी समाधान हो जाएगा कि भाई आप उधर गए, क्योंकि पार्टी दोनों को के एक दूसरे हिसाब की से, जरूरत है, ऐसा पार्टी दिखाना पड़ेगा। पार्टी का हिसाब से आपकी, उनकी दोनों को एक नेशनल दूसरे की पार्टी जरूरत है, है, आपकी ऐसा रीजनल है। पार्टी है, और वो उठ के आपके पास आए, मतलब उनकी कोई मजबूरी है ऐसा उसका मैसेज जाएगा। जी, तो आप ये करो। अभी ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से संजय से लेके उद्धव से लेके बहुत खुशी मना रहे थे कि उद्धव जी के घर में साक्षात राहुल जी आ रहे हैं, मतलब एक मजबूरी भी दिखा रहे थे और आनंद भी दिखा रहे थे। तो सर वो फांसा उल्टा पड़ गया, अभी राहुल जी नहीं आएंगे। मैंने भी बोला था कि जी। राहुल जी आ रहे, बड़ी बात है, संजय का करिश्मा है वो, मगर संजय को भी उन्होंने बोला कि ये नेशनल पार्टी का लीडर रीजनल पार्टी के लीडर के पास नहीं आ सकता, हाँ रिटर्न गिफ्ट में आ सकता है। तो वो एक बात वहां पे खत्म हुई। अजीत दादा के बारे में चर्चा की। सर अभी आते हैं अजीत दादा के मामले में। जी, जो सस्पेंड सर बना हुआ है। सर ये बना हुआ है सर, वो 40 बिली से ऐसा कुछ नहीं है, मगर इसमें बड़ी बात ये है कि अ, अभी मेरी जानकारी जो है जी। वो ये है कि वो बीजेपी में विलीन नहीं होंगे। सब लोग क्या बोल रहे हैं कि भाजपा में जाएंगे, जी, बराबर है। जी, जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी के नहीं जाएंगे सर। उनके पास वो शिंदे साहब का फॉर्मूला रेडी है। मतलब राष्ट्रवादी का पूरा सर्व सर्वा। नहीं, हाँ सर, कैसे राष्ट्रवादी में समझो पवार साहब ने ऐसी भूमिका ली कि भाई चलो तुम अलग हो जाओ, मगर मेरे लिए थोड़े कुछ रख जाओ। 36 तुमको चाहिए, 40 चाहिए ना, 40 ले ले लो, उर्वरित जो 13 है वो मेरे साथ रहने दो। मेरी भी पार्टी रहेगी, तुम्हारी रहेगी, मेरी नेशनल रहेगी, तुम्हारी रीजनल रहेगी। और सर इसके लिए वो जाना नहीं चाहते बीजेपी में। ये लोग सब बोल रहे हैं ना, जी। ये झूठ साबित हो गया और हम सच साबित होंगे। सर उनके सामने शिंदे जी का उदाहरण है कि जिसमें शिंदे साहब पार्टी में जा सकते थे मगर नहीं गए। नहीं है। जाना जरूरी भी हो सकता था शायद कानून की वजह से, मगर नहीं गए। उन्होंने अलग से अपना अस्तित्व बना रखा करके वो मुख्यमंत्री हो गए। अगर वो बीजेपी में जाते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो नहीं बनते, वो फिर फडणवीस ही बन जाते थे। फिर वो बोलते हैं तो ना, कल इसके कल लिए- के आए हुए लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, पार्टी में बगावत हो जाती है। हाँ, नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बने ही ना, जी। बगावत का संबंध नहीं। नहीं, अगर बीजेपी में शामिल होकर अगर मुख्यमंत्री बनते नहीं, तब फिर दिक्कत। भी बगावत नहीं होती। जी। बीजेपी में बगावत इसके लिए नहीं होती क्योंकि अलग पार्टी एक छोटी पार्टी है। आप 105 प्लस मिलके 119 तक है, जी। फिर भी इनको बनाया ना, वो बगावत का सवाल नहीं है, वो नहीं बगावत होगी। मगर बीजेपी में जाने के बाद उनका मताधिकारी एक तरह से चल जाता है, वो उनके व्हिप के बांधिल हो जाते हैं। फिर उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो बार्गेन और ब्लैकमेल नहीं होता है पॉलिटिकल। जी। वो करने की ताकत शिंदे साहब के पास है क्योंकि वो अलग है। तो पवार साहब, अजीत दादा जो है वो भी शुरू है, होशियार है। वो भी सोचेंगे मैं इनकी पार्टी में गया तो 100 में से 1 हो जाऊंगा। और अगर स्वतंत्र, मैंने जैसे फडणवीस ने अपने शिंदे साहब ने बना के रखा है वैसा रखूंगा, राष्ट्रवादी महाराष्ट्रवादी बोलेंगे, मालूम नहीं मुझे क्या बोलेंगे, तो मेरी बार्गेनिंग पावर रहेगी। फिर मैं बोलूंगा मुझे मुख्यमंत्री बनाओ तभी मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं आता। पार्टी सर्वे सर्वा भी कहलाएंगे ना वो। हाँ, और वो पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे और बीजेपी में उनका संबंध जो रहेगा वो युति का रहेगा, जी। उनकी पार्टी में विलीन। तो सर पहली बात ये समझ लीजिए कि अजीत दादा का और उनका चक्कर चल रहा है। मगर सर इसमें एक और कोटभेद मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा मुझे कहा गया, वो अलग सोर्स से कहा गया, मैं संजय को नहीं कोट कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी नेता को कोट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा बताया गया है कि बात चल रही है वो महाराष्ट्र लेवल पे नहीं चल रही है अजीत दादा की। अजीत दादा की बात जो हो रही है वो डायरेक्ट अमित शाह जी से हो रही है, और वो बात प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं, जो पिक्चर में नहीं रहते जनरली, लोगों को मालूम भी नहीं रहता ये कब आए कब गए, तो वो कर रहे हैं अमित शाह जी से। और अभी बात अमित शाह जी की जो अड़ी हुई है वो इस मुद्दे पर है कि ये बोलते हैं कि मैं जिस दिन आऊंगा
मेरा गुट लेके मैं स्वतंत्र रहूंगा, बीजेपी में नहीं होऊंगा, फिर भी मुझे आपको चीफ मिनिस्टर बनाना है। चीफ मिनिस्टर? हाँ, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर। मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आने को तैयार हूं मैं ठीक हूँ, जहां हूं वहां रहूंगा, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम तो क्या ये बार्गेनिंग एक्सेप्ट करेगी सर, भाजपा? बोलता हूँ ना, अभी अभी वही उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। अभी अमित शाह जी का प्रॉब्लम ये होगा कि उन्होंने कोई वचन दिया है शिंदे साहब को जी, कि सिर्फ 2.5 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, 5 साल। 5 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बनेंगे और अगला चेहरा चुनाव में आप ही मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। ये अमित शाह बोल चुके हैं। और कैसे है कि उद्धव की उनकी बातचीत अकेले में हुई थी जी, और बाद में वो मुकर गए, ऐसा ये इनका कहना है। उनका कहना है हमने समान बात की थी, उसमें 2.5 साल बाद के थे, पहले नहीं थे। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार नहीं लाने दी। जी। सर वो भी भारी है ना, 2.5 साल बाहर क्यों रहे, सिर्फ इस मुद्दे पर कि पहले मुख्यमंत्री पद या बाद में। बाद में बस सर 2.5 साल का ही लड़ाई था। 2.5 साल का लड़ाई था, ये बाद में तो देने वाले थे, फिर भी नहीं माने वो। सर अमित शाह जो हैं वो जो बोलते हैं वो ही करते हैं। सर इससे बड़ी बात मालूम है आपको, याद नहीं होगा आपको, 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने युति करके विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, मालूम है आपको? फ्री अलायंस। क्यों नहीं लड़ा? अलायंस हुआ ही नहीं, कुछ सीटों को लेकर मतभेद। नहीं, कुछ नहीं, एक सीट के ऊपर। एक सीट, वही बोला ना, कुछ सीटों को लेकर मतभेद थी। एक सीट सर, वो एक सीट अगर शिवसेना को बीजेपी दे देती थी तो युति होती थी। उन्होंने नहीं की युति, इंडिपेंडेंट लड़े दोनों। मुझे संजय ने खुद बताया, वो बोले बीजेपी वाले जब अड़ जाते हैं तो बोला इस तरह से अड़ जाते हैं कि 14 में हमारी जो युति है वो सिर्फ एक सीट पे गई। बोले हम भी हैरान थे। उसमें भाजपा 123 सीट जीत के आई, इनका 63 हो गया। वो बोला, संजय बोला कि ये कितनी समझने वाली बात है कि एक सीट के लिए उन्होंने तोड़ दी युति। सालों साल की युति, 25 साल की युति ठाड़ से तोड़ दी। तो बोला वो जब हट पे आ जाते हैं, हट्टी बना करते हैं, तो उनका कोई मुकाबला नहीं होता है। और बाद में भी वो बोला सरकार में शामिल नहीं हुए। सरकार में हम शामिल नहीं हुए, विरोधी पक्ष नेता थे जी, एकनाथ शिंदे 2 महीना। तो बोले वो भी उनको चला और राष्ट्रवादी की वजह से वो बाहर से समर्थन देके बच गए। तो बोला अभी भी ऐसा है कि अजीत दादा ने अगर चीफ मिनिस्टरशिप की कंडीशन रखी जी, और अमित शाह ने उनको बोला कि हमने वचन दे दिया है एकनाथ जी शिंदे को कि भाई 2.5 साल ये आपका चेहरा मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ेंगे और बाद में भी आप ही होंगे। सर अजीत दादा का चीफ मिनिस्टर बनने का सपना वो साकार नहीं होने देंगे। मेरी जानकारी जो है, सीमित जानकारी है, वो यही है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप देने की कंडीशन रख रहे हैं और अमित शाह मान नहीं रहे। वो बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। इसी में सस्पेंस बरकरार है, इसी में सस्पेंस चल रहा है। मगर मैं बोलता हूँ सर, कोट नहीं करना चाहिए, मगर एकनाथ शिंदे जी को आत्मविश्वास है कि ये आएंगे तो नुकसान नहीं होगा। अपना जो वजूद है वो वही रहेगा, क्योंकि अमित शाह ऊपर है। ये फडणवीस के हाथ में होता या किसी और के हाथ में तो वो गारंटी नहीं दे सकते, मगर अमित शाह के बारे में उनके मन में गारंटी है। तो दूसरी बात ये है कि ये एकनाथ शिंदे क्यों छोड़ेंगे मुख्यमंत्री पद? इनके लिए बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। एकनाथ शिंदे ठीक है, हम ही तुम्हारे अजीत दादा की इतने ये नहीं है, मुरब्बी नहीं है, या फडणवीस जैसे चतुर चाणक्य नहीं है, और वो भी सर मराठा मर्द है सर। वो अगर ऐसी नौबत आई तो ऐसा कुछ गेम कर सकते हैं कि इनकी सरकार ही नहीं आएगी सर। जिन्होंने अपने पार्टी के 40 तोड़े जी, जिस तरह से, उस तरह से वो राष्ट्रवादी को भी तोड़ सकते हैं। अभी कुछ ये सर बीजेपी के वालों की बात हो रही है, मगर शिंदे साहब ने ऑलरेडी, ये मैं और एक गौप्यस्फोट कर रहा हूँ कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के कुछ नेताओं से उनकी बातचीत हो गई है। शिंदे की, इसकी एकनाथ जी शिंदे की, संजय की नहीं, शिंदे साहब की हो गई है सर। असल में अगर अजीत दादा देर करते हैं जी यहाँ आने के लिए, तो सर राष्ट्रवादी में तीसरी एक लॉबी ऐसी है जो शिंदे साहब के साथ आने के लिए तैयार है। कांग्रेस में लॉबी है जो बीजेपी के फडणवीस के साथ आने को तैयार है सर। ये अगर टाइम लगाते हैं या ज्यादा मस्ती करते हैं या ज्यादा कंडीशन डालते हैं कि सीएम ही ये वो, तो सर ऐसा हो जाएगा कि कांग्रेस भी टूटेगी और राष्ट्रवादी भी टूटेगी। और वो तो यहां तक जाते बोलते हैं कि तुम रिजाइन करना पड़ा, अगर नहीं 2/3 नहीं हो रहा है आपका, आप इतने ही लोग आ रहे हैं, आप रिजाइन करो, आपको चुन के आने की, उसका पूरा खर्चा करने की और चुन के लाने की जिम्मेदारी मेरी।
ये एकनाथ शिंदे बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। तो फिर राष्ट्रवादी में भी वो टूट फूट करेंगे। मतलब अजीत दादा पवार 40 की सिग्नेचर लेके साइड में रह जाएंगे। राष्ट्रमय भवन में जाएंगे और पीछे देंगे तो कम से कम 12-15 उनके निकल गए, तो भी वो 36 का आंकड़ा भी धोखे में आ जाता है ना जी, 1/3 वाला। उनको 1/3 2/3 वाला मामला बीच में आ जाता है। तो शिंदे साहब भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, वो भी उन्होंने भी राजनीति सीखी है, तो वाला साहब आनंद के इनसे भी सीखी तभी है। तो उन्होंने शिवसेना तोड़ा। हाँ, शिवसेना तोड़ा, मुख्यमंत्री बने। सिर्फ बीजेपी के साथ बार्गेन करना आसान नहीं था। तो सर शिंदे साहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये अजीत दादा मानने के लिए तैयार नहीं है। और बीजेपी को ऐसा हो गया है सर, उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उनको अभी ऐसा लगता है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था में शायद हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, मगर विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी, ऐसा उनको डर है। विधानसभा है, लोकसभा भी है। हाँ, लोकसभा भी है और विधानसभा भी है, तो उनको उसके लिए और सहारा चाहिए और आधार चाहिए। इसलिए राष्ट्रवादी को ढूंढ रहे हैं, इसके लिए वो राष्ट्रवादी पे डोरे डाल रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं। और उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर बीजेपी ये बोले कि भाई हमको आपकी जरूरत है, तो बोलेंगे सीएम करो, बार्गेनिंग फिर। हाँ, फिर सीटें भी मांगेंगे ना सर। अभी ऐसे 48 सीटें है लोकसभा की जी। उसमें इन्होंने जब बोला कि इनकी 13 है, इनको 15 दे देंगे, तो शिंदे गुट एकदम ये हो गया ना, चल बिचल हो गया। वो गुस्से में आ गए सब, बोले क्या बात कर रहे हैं। 48 की बात वो 52 को बोला, तो वो तो आमदार टूट पड़े, बोले क्या 52 की बात कर रहे हैं, हमसे 125 से 150 चाहिए, आधे चाहिए, बोल दिए ना। विधानसभा की 218 में से आधे चाहिए, थोड़ा काम करेंगे तो भी हमको 125-30 चाहिए, 48 की क्या बात करते हैं सर। वो संघर्ष उसमें है। अभी देखो, अभी अगर उसमें अगर राष्ट्रवादी वाले अंदर घुस गए, तो भाई उनके 40 अगर एमएलए आते हैं तो उनको भी टिकट देना है, अभी वहां पे भी लफड़ा है। उन्होंने या तो शिवसेना को परास्त किया है, या तो क्योंकि उस समय बीजेपी शिवसेना युति थी, तो या तो शिवसेना को परास्त किया है या तो भाजपा को परास्त किया है। अभी जिनका सीट उन्होंने परास्त किया है वो लोग बोलेंगे उस समय सिचुएशन अलग थी, अभी हम दावा कर सकते हैं, तो वो झंझट होने वाला है। सीट बंटवारा पे ऊपर भी तकलीफ हो सकती है। और अभी मेरे को जो चित्र दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि पवार साहब इसमें शामिल है, पूरे खेल में शामिल है। वो क्या चाहते हैं पवार साहब, ऐसा बोला जाता है, मैंने सुना है, मैं कहीं सुनाई बात आपको बता रहा हूँ, कि वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी करके अपना सेकुलर इमेज और ये बना के रखे, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्रवादी कांग्रेस ये बना के उसका भी काम, मतलब क्या 5 उंगली घी में बोलते वैसा करना चाहते हैं कि ऊपर हमारा भी टाका रहेगा, नेशनल लीडरशिप में जाके बैठेंगे वो, और डोमेस्टिक पे भी नीतीश कुमार में ये वो उनके साथ बैठेंगे और बोलेंगे अजीत दादा है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, अजीत दादा है कि मानता नहीं, उसने स्वतंत्र पार्टी बनाई है, जितने मेरे हैं वो लेके मैं बैठा हूँ, ऐसा बोलेंगे वो। जी बिल्कुल। और कुछ 8-10 लोग वो चुन के रखेंगे अपने पास। अजीत दादा के पास जाने वाले लोग भी हैं ना सर, मैं आपको बताता हूँ, खुद अजीत दादा भी, उनका येलो सिग्नल मिल गया है उनको सर, ग्रीन सिग्नल की राह देख रहे हैं, और ग्रीन सिग्नल के लिए शरद पवार भी उसको इनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए अड़े रहो, इनको जरूरत है तुम्हारी। और बीजेपी वाले सोचते हैं कि हमको इनको अभी तो जरूरत है नहीं, हमको जी इनको आना है तो इनके भले के लिए आना है, हमारा भला तो है, हम लोग ऑलरेडी 170 है, ये 16 गए ना सर, तो भी क्या होता है ना, वो बहुमत का जो आंकड़ा है वो नीचे आ जाता है, 288 नहीं रहता है, वो कुछ 267 या ऐसा कुछ होता है, ज्यादा नहीं खुद बोला, और 16 भी गए तो भी इनका मेजोरिटी है, क्योंकि इनके पास 165 रहते हैं, ज्यादा ही रहते हैं, 150 तो रहते ही है, 138 चाहिए नहीं इनको, 150 वो ये बेरीज वजाबाकी करने के बाद भी 150 अगर है इनके पास तो काफी है 144 के लिए, मगर वो बोले कि इतना ही नहीं, अगर ये 16 ये हो गए तो उतना सीट होता है, तो 137 भी इनके लिए काफी है। तो उनको सरकार गिरने का इनकी वजह से धोखा नहीं है। अब पवार साहब की भूमिका जो है वो क्या बोलते हैं कि लास्ट टाइम भी उन्होंने ही भेजा था इनको 80 घंटे के लिए, वही वो करेंगे ऐसा लगता है, मगर टाइम लेंगे थोड़ा, इतना जल्दी मान गए ऐसा नहीं करेंगे, बहुत शर्तें ये तो करेंगे। क्या पवार साहब राष्ट्रवादी तोड़ना चाहते हैं आपके हिसाब से? सर कैसे है, उनका स्वकेंद्रित राजकारण रहता है। महाराष्ट्र में अगर सत्ता में नहीं गई राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी के आमदार टूटेंगे सर,
उनको सत्ता का लालच ही नहीं, सवय भी है, हैबिट है। वो बिना सत्ता रह नहीं सकते, सालों साल वो सत्ता में ही रहे हैं। तो उनका एक मनोधारणा ऐसी है कि हम सत्ता के साथ ही रह सकते हैं। तो सिर्फ अगर अजीत दादा ने नहीं तोड़ी तो दूसरा कोई तोड़ेगा, तो टूटना तय है। टूटना तय है। अगर उनको पूरा बहुमत नहीं मिला 2/3, तो वो टूट के निकलेंगे और चुनाव लड़ेंगे, यहाँ तक है। ओह, नहीं तो वहां तक वो राष्ट्रवादी में रहेंगे, 1 महीने पे चुनाव आ गया तो छोड़ देंगे। जी। तो मतलब राष्ट्रवादी को ये भी तकलीफ है कि उनके लोग आइन मौके पर चले गए, तब उनका नुकसान हो जाएगा, उनका काफी नुकसान बड़ा है। नुकसान तो हो इससे जाएगा। अच्छा है कि अभी अजीत दादा को सामने बेच के बार्गेन कर रहे और आएंगे। अजीत दादा भाजपा में नहीं आएंगे, वो अपना शिंदे ने जैसा गुट बना के रखा है वैसा गुट बना के बार्गेन और ब्लैकमेल पॉलिटिकल जो है वो करते रहेंगे, ऐसा अनुमान मैंने जिन दोस्तों से बात हुई उनके बोलने के बाद की है। देखते हैं अभी क्या। अभी शिवसेना का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उनका भी यही कहना है कि दादा अगर पार्टी लेके आएंगे तो वो शिवसेना बाहर हो जाएगी। नहीं सर, धमकी वो पागल आदमी है। वो जो बोल रहा था ना, जी। उसको कोई महत्व देने की जरूरत नहीं है। शिवसेना क्यों बाहर जाएगी? पागलपन है क्या? वो आने जाने से क्या है फर्क पड़ता है? बीजेपी और इनका तो साठगांठ है, ये मुख्यमंत्री है ना, जी। इनके ऑलरेडी 10 मंत्री हैं और 10 बनेंगे, इनको कोई नुकसान नहीं है। सर ये है ना, ये वाचाल लोग है, इनको समझ में है तो वो नुकसान करते हैं शिंदे साहब का ये बोल के। अभी कल कोई बोलेगा आप तो बोले थे बाहर निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे? भाई शिंदे साहब बोले थे। हाँ, मैं तो बोलता हूँ शिंदे साहब का छोड़कर किसी का इंटरव्यू ही लेना नहीं चाहिए। वो संयम से है, उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अजीत दादा के अभी बदले। गुलाब राव पाटिल का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। गुलाब राव का चलेगा, वो दूसरे बहुत सारे वो करेंगे, उसको महत्व देने की जरूरत नहीं। वो कुछ भी बोलेंगे, वो बकवास ही करेंगे और शिंदे साहब को मुसीबत में आप पहले से डाल रहे हैं, अभी भी डालेंगे। तो छोड़ो, शिंदे साहब क्या बोलते हैं उतना ही ध्यान रखो, फडणवीस क्या बोलते हैं उतना, अजीत दादा क्या, और शरद पवार के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत रखो। तो जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे। क्या लगता है सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में ले जाने की पूरी चाल सर अगर इधर उप मुख्यमंत्री अजीत दादा आ गए तो उनको केंद्र में लेना भाजपा महाराष्ट्र के लिए धोखादायक हो जाएगा जी। सर, कोई तगड़ा नेता ही नहीं बचेगा ना अजीत दादा का मुकाबला करने के लिए। तो अजीत दादा ही पूरा खा जाएंगे, क्या कर लेंगे पूरा, नहीं प्रशासन खा जाएंगे, पार्टी भी खा, पार्टी में लेना उनका डेंजरस, इसलिए वो भाजपा खा जाएंगे। और उनसे लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए फडणवीस दूसरे समय जा सकते थे, मगर अभी अजीत दादा अगर आते हैं और उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो फडणवीस को रखना ही पड़ेगा, तभी अजीत दादा के ऊपर कंट्रोल अंकुश लग सकता है। जी धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो लगातार महाराष्ट्र में सस्पेंस बना हुआ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कि अब सरकार का क्या होगा, अजीत दादा पवार क्या फैसला ले सकते हैं, लगातार एक एक मिनट की में जो सस्पेंस जो है बना हुआ है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारी चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब, अगर आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार इस विषय पर जो है नजर रखे हुए हैं, इसके अंदर की खबरें और क्या क्या रहती है हमारे आगे लगातार सोर्सेस है ना जी, और हम दावा करते हैं कि जो चीजें हम बताते हैं वो आपको न टीवी में मिलेगी न पेपर में पढ़ने को मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल देखते रहिए और हमारा राजनीति के बारे में और भी अंदर की जानकारी लेते रहिए और बने रहिए हमारे साथ मुद्दा भारत का में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।